जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एक कॉन्टिन्यूटी के साथ आपकी क्लासेज चल रही है। तो आज उसी सीक्वेंस में आज का जो टॉपिक हमारा है वो लेटर वैदिक पीरियड है। देखो दोस्तों, ऋग्वैदिक पीरियड हमने कंप्लीट किया है, लेटर वैदिक पीरियड आज हमारा शुरू हो रहा है। तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ें हम जानेंगे, जो समझेंगे, वही सेम पैटर्न रहेगा जो ऋग्वैदिक पीरियड का रहा। कि सबसे पहले चीज जानने की क्या होती है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, तो आपके दिमाग में बात आती है कि हम उस काल का, उत्तर वैदिक काल का, तो एक तो काल ही जाने कि क्या समय रहा होगा हमारा। दूसरी बात है कि जब हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि इनका क्षेत्र क्या है, बसाव क्या है, ये कहां पर रहे। तीसरी बात है कि हमें इनके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में क्या सोर्स है। और चौथी बात है कि हम फिर उत्तर वैदिक काल की समाज, उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की जो है राजनीति, उत्तर वैदिक काल के जो धार्मिक पक्ष है, हम यहाँ पे उसको जानेंगे दोस्तों। बहुत ही डीप इसको कवर करेंगे, एक एक बात यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये आपके एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा ये सेशन, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ, ये तो पीजीटी हरियाणा दोनों के अंदर ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो हरियाणा पीजीटी और असिस्टेंट दोनों दे रहे हैं, तो दोनों का ही ये कॉमन पार्ट है जो वैदिक पीरियड आप पढ़ रहे हैं। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा डीप करना है, उधर थोड़ा सा एक सिलेबस में सिंगल वर्ड में लिखा है बस वैदिक ईरा पीजीटी के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो तीन डाउट आए थे पिछली क्लास के अंदर, मैं वो डाउट आप लोगों को ले लेता हूं। एक स्टूडेंट मुझे कोई पूछ रहा था कि जब मैं ऋग्वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक व्यवस्था पढ़ा रहा था, उसमें क्योंकि मैंने कहा था कि हमारा जो समाज है वो पशुपालक समाज है, गोपालक समाज है, हमारा जो गांव है वो ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता वहां पे विकसित हो रही है, लेकिन अभी भी यायावर जीवन वो जी रहे हैं, खानाबदोश जीवन वो जी रहे हैं, नोमैडिक लाइफ वो जी रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने क्या कहा, मतलब गौों से क्या बना, हमारा गांव बना, गायों से क्या बना, गांव गो गांव। तो हम कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि गाय जब इतनी पवित्र थी हमारी, तो हमें एक शब्द मिलता है गाय के लिए, गोघन। जब गाय ऋग्वैदिक पीरियड की पवित्र पवित्र पशु हमारा थी हमारे यहां पे, तो फिर हम गोघन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह क्यों है कि भाई वो उसको उनका मांस खिलाया जाता था अतिथियों के लिए। आता है आप लोगों के दिमाग में भी ये बातें? तो फिर देखो, कुछ टर्म्स, कुछ शब्दावली ऐसी है दोस्तों कि जिसको लेकर विवाद है, डिबेटेबल है। एक बार टीवी के अंदर ही जब डिबेट चल रही थी, तो हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन बैठे थे जिनका नाम है आपका डीएन झा साहब। प्राचीन भारत के अंदर आप पुस्तक भी पढ़ते हैं डीएन झा की, है ना। तो डीएन झा साहब बैठे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इन्होंने सीधा सीधा मतलब इस गोघन का जो अर्थ बताया, इसका सीधा सीधा अर्थ बताया कि मतलब मांस के रूप में उसका प्रयोग करते थे। तो सीधी सी बात है, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। और फिर वहीं पे जो हमारे जो दक्षिणपंथी जो इतिहासकार जो हमारे बैठे थे, दक्षिणपंथी इतिहासकारों में हमारे अरुण शौरी जो वहां पे बैठे थे, तो विवाद हो गया, है ना। वहां पे वो मतलब ऐसा हुआ कि जूते तक निकल गए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये डिबेटेबल टॉपिक है। हम इनमें 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका मतलब यही है ना। हम जैसे एक वर्ड कहते हैं ना कि भाई ऋग्वैदिक काल में हमने इंद्र के लिए हमने पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है, और आप तुरंत से कहते हैं कि पुरंदर कौन? आप कहते हैं कि किलो को तोड़ने वाला, यानी कि पुरंदर मतलब कि पुर को तोड़ने वाला। लेकिन ये बात कौन कहते हैं कि पुर को तोड़ने वाला, किलो को तोड़ने वाला? ये बात कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। लेकिन जब आप यही बात दक्षिणपंथी हिस्टोरियन के नजरिए से देखेंगे, वो कहते थे कि पुरंदर वो जो किलो के अंदर निवास करने वाला है। तो दोनों मतलब वैचारिक यहां पे बातें आपको मिलेगी कि दक्षिणपंथी इतिहासकार ये बात बोलते हैं, और जो है माखनलाल क्या बोलते हैं, या फिर डीएन झा, रामचंद्र शर्मा या रोमिला थापर हमारी यहाँ पे क्या बात बोली। तो इन जो शब्दावली है कुछ, तो हमें इनमें एकदम अपनी सहमति प्रकट नहीं करनी है 100%, है ना। कुछ चीजें ऐसी है हमारी हर चैप्टर के अंदर है, डिबेटेबल है। जैसे हम इस काल को हम पढ़ेंगे,
मतलब ऋग्वेदिक काल हमने पढ़ा और मैं कहूं कि ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड, तो आपके मान लिया एकदम दिमाग से एक आंसर निकल के आएगा कि ऋग्वेदिक कालीन 1500 बीसी टू 1000 बीसी। फिर मैं कहूंगा उत्तर वैदिक कालीन, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन, तो आप कहेंगे कि 1000 बीसी टू 600 बीसी। यही तो रहता है आपके दिमाग में एकदम तुरंत से, है ना। अगर मान लिया इस कालखंड के संबंध में आपको आंसर लिखना हो तो आप थोड़ा सा मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कंप्लीटली इसी बात पे मत सहमत होना कि यही टाइम पीरियड है हमारा 1500 बीसी टू 1000 बीसी, जो मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है ना। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। वहां पे विंटरनीत्स का मत भी देना है, जीसी पांडे का भी मत देना है, वहां पे बाल गंगाधर तिलक का भी मत देना है। कुछ इतिहासकार ऐसे भी है कि ऋग्वेदिक सभ्यता पहले है, हड़प्पा सभ्यता बाद में आई है। तो जब अगर आंसर लिखना हो आपने स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, पीजीटी के अंदर, तो दोनों बातों को कनेक्ट करके लिखना है। मतलब एक बात की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए कि नहीं ये बात 100% श्योर है ना। तो दोनों जो हमारी चाहे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन या तो अपने हिसाब से चीजों को आपने यहां पे कनेक्ट करना है। बात समझ में आई मैं कि मैं क्या कह रहा हूं आपको? तो अगर कुछ ऐसी शब्दावली है हमारी, उस चीज को हम यहां पे पढ़ते हैं, ध्यान देना आप इस बात को, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने जब हम ऋग्वेदिक पीरियड कंप्लीट कर रहे थे तो उसमें हमने उनकी सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंप्लीट की थी। तो आज एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन का आंसर वैसे फ्रेम करना है, आपने फ्रेम करके लिखना है। क्वेश्चन है आपका कि मतलब ओरली मैं बोल रहा हूं आपको कि ऋग्वेदिक काल की एग्रीकल्चर हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल के अंदर, तो हम ऋग्वेदिक की एग्रीकल्चर को हम लेटर वैदिक की एग्रीकल्चर से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर के अंदर हमें ग्रोथ होती नजर आएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऋग्वेदिक सेक्टर हमारा, ऋग्वेदिक इरा में हम पशुपालक समाज देखते हैं, एग्रीकल्चर सेकंड नंबर पे हम वहां पे पढ़ते हैं। लेकिन आप ऋग्वेदिक से जब लेटर वैदिक की ओर जाते हैं तो हमें एग्रीकल्चर के अंदर हमें ग्रोथ होती दिख रही है। तो इसके पीछे एक आंसर आपने लिखना है कि कौन कौन से वो फील्ड है, वो आपने बताना है, मेजर फील्ड है ना। कल परसों तक आप इसका आंसर देना, जब तक ये हमारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा। उसमें आपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है, उनके बारे में अपना फ्रेम लिखना है आपने, है ना। उसमें आप इंक्लूड करना है भूमि की अनुकूलता, लेकिन लिखना आपने ही इसके ऊपर, है ना। भूमि की अनुकूलता, जल स्रोत की उपलब्धता, या फिर कहो आप इसमें कि राज्य और धर्म की क्या भूमिका रही। तो कुछ जो बातें हैं वो मेन बातें हैं जो आपने इसके अंदर इंक्लूड करनी है भाई, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आज अपने चैप्टर की ओर, और आज का जो चैप्टर है हमारा वो है उत्तर वैदिक काल। देखो दोस्तों, काल का मतलब क्या है? उत्तर वैदिक काल। जिस काल का इतिहास जानने के लिए हमें इन्हीं पीरियड के जो सोर्सेज का यूज करते हैं, मतलब इस कालखंड को जानने के लिए हम क्या करते हैं? इसी पीरियड के जो सोर्सेज का यूज करते हैं, जिसमें हम तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके ब्राह्मण, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद हम यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं, यूज करते हैं, साथ में पुरातात्विक स्रोतों का भी यूज करते हैं। तो हमने नाम दे दिया उत्तर वैदिक काल। तो आप कहते हैं कि इस कालखंड को जब हम उत्तर वैदिक काल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या इस कालखंड के अंदर साहित्य के अलावा हमारे पास में कुछ पुरातात्विक जानकारी हमारे पास में है? तो मैं कहूंगा यस। तो आप कहेंगे अच्छा, पुरातात्विक स्थल है हमारे पास में जिनका उत्खनन हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ, ऐसे स्थल है हमारे पास में जिनका उत्खनन हुआ है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा जो उत्खनन स्थल है वहां से कुछ ऐसी साइट्स मिली है हमें? मैं कहूंगा यस, साइट्स मिली है वहां से हमें, उत्तर वैदिक काल की जो साइट्स हमारी मिलती है। क्या फिर उनका विश्लेषण हुआ उन साइट्स का? तो आप कहेंगे यस, उन साइट्स का विश्लेषण हुआ। फिर आप कहते हैं क्या उस पर इतिहास लेखन हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतभेद है पुरातात्विक स्रोतों के अंदर। तो आज हम उत्तर वैदिक काल के सबसे पहले एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को समझेंगे, और ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को समझने से पहले ऋग्वेद से उत्तर वैदिक के अंदर जो जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को जानेंगे। परिवर्तन के बाद में ज्योग्राफिकल के बाद में इनका जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे,
और फिर इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उत्तर वैदिक काल की, वो हिस्ट्री आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जानते हैं दोस्तों एक एक करके। तो सबसे पहली बात आई, देखो ध्यान से सुनना कि ऋग्वैदिक काल से जब आप उत्तर वैदिक काल की ओर आते हैं तो क्या प्रमुख विशेषताएं ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के अंदर आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले कि कबायली संरचना में दरार का पड़ना, कबायली संरचना में दरार का पड़ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा भाई। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों सीधा सीधा कि अभी ऋग्वैदिक पीरियड में हम नोमैडिक लाइफ हम देख रहे हैं, घुमंतु जीवन हम देख रहे हैं, समूह में वो लोग रह रहे हैं, कबायली जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। प्रॉपर गांव की एक स्ट्रक्चर नहीं बनी है, मतलब एक जगह स्थायी निवास उनका नहीं हुआ है। लेकिन हम जब उत्तर वैदिक काल की ओर अंदर आते हैं तो अब वो कबायली संरचना टूटती है। कबायली संरचना, आप कहेंगे कि वो कबायली समूह में क्यों रहते थे, आपका क्वेश्चन आना चाहिए ना कि वो कबायली समूह में क्यों रहते थे, ग्रुप में क्यों रहते थे। डर था एक, अपनी सुरक्षा के कारण वो समूह में रहते थे, जनों में रहते थे वो अपनी सुरक्षा के कारण। क्योंकि मुख्य पेशा क्या, पशु, कोई पशु को चुरा ना ले, तो हम इकट्ठा होकर रहेंगे, एकता में ही बल है, संगठन में रहेंगे। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में आपको 270 के आसपास बार मिलता है। तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि कितनी इंपोर्टेंस थी समय जन की, कबीले की। जन में रहते थे, जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो उनके लिए लड़ने के लिए चले जाते थे राजा, जब राजा बुलाता था, या जो भी उनको मान लिया कहीं ना कहीं जो भी उनको लूट का माल मिलता था राजा सभी में बराबर बराबर बांट देता था। तो ये ऋग्वैदिक जो समाज है हमारा, वो समाज हमारा समता मूलक समाज है, सामुदायिक समाज है, वो समानता पे आधारित समाज है हमारा ऋग्वैदिक समाज। तो अभी वो कबीले में रहता है, समूह में रहता है, वो फूट अभी समाज के अंदर नहीं पड़ी है, सब बराबर है, समता मूलक है। भेदभाव ज्यादा वहां पे आएगा जहां पे ऊंच नीच होगी, वहां पे भेदभाव हमारा आएगा। तो हम कहते हैं कि कबायली संरचना में दरार पड़ी। अब कबायली संरचना में दरार पड़ी तो गांव का निर्माण, मतलब प्रॉपर तरीके से गांव स्थायी निवास होने लगा। और जब एक जगह स्थायी निवास होगा तो हम कहेंगे कि खेती वहां पे मुख्य पेशा इनका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पशुपालक से अब ये खेती की तरफ यहाँ पे रुख कर रहे हैं। दूसरी बात, स्थायी ग्रामीण जीवन का शुभारंभ, ये मैंने बोल दिया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, मैंने बता दिया। वर्ण व्यवस्था की जटिलता का बढ़ना, ये परिवर्तन है। अभी तक आपने ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी है, ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था में क्या था कि वहां पे वो कर्म आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें अध्याय यानी कि 10वें मंडल के अंदर आपको जानकारी मिलती है, पुरुष सूक्त के अंदर, वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, कर्म पे डिपेंड करती है। अगर हम 4 भाई है या हम माता पिता, मैं, मेरा भाई, अगर हम चारों अलग अलग कर्म करते हैं तो अलग अलग वर्ण में शामिल थे। लेकिन अब यहाँ पे जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि गोत्र सिस्टम शुरू हुआ, जाति के अंदर जटिलता आई, वर्णों के अंदर कठोरता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब वर्ण जो है ये जन्म आधारित यहाँ पे हम देखते हैं। क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय, और फिर हम देखते हैं कि तकनीकी दृष्टि से हम लोहे का उदय की जानकारी हम यहाँ पे लेते हैं। तो तकनीकी दृष्टि से लोहे का उदय तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हालांकि शुरुआती समय में उत्तर वैदिक काल में हम लोहे का जो प्रयोग है वो युद्ध से संबंधित सामग्रियों को बनाने के लिए हम लोहे का प्रयोग करते थे, है ना। हम कहें कि बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर का शुरू से ही लोहे का प्रयोग करने लगे तो गलत। शुरू से हम बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर का प्रयोग नहीं करते थे, मतलब लोहे का। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या इतनी बातें समझ में आई? डेयर स्टूडेंट, कोकिला, कुंडू, ज्योति काजला, रितु बाला, टीना कुमारी, मीनाक्षी, ऋतिक, सुनील, सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं सभी की समझ में आई? हमारे भावी प्रोफेसर्स लोग, लेक्चर्स लोग, मतलब मैं ये कह रहा हूं भाई आपको कि देखो चीजें है कि कंप्लीटली फैक्चुअली डिपेंड नहीं रहना है। फैक्चुअली डिपेंड मतलब कि जो चीजें 10 बात बुक में लिखी है वो एज इट इज हमने पढ़ ली और एज इट इज हमने बता दी, नहीं, कुछ चीजों को समझ आधारित बनाना है आपने, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात आती है दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों की। और पुरातात्विक स्रोतों की जब बात आती है, यहां एक बात जाननी आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जाननी है ना, क्या बात जाननी है आपको यहाँ पे? इंपॉर्टेंट बात, आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहे होंगे। देखिए आपने एक चीज देखी होगी, आपने सबसे पहले आपने एक पीरियड देखा, वो पीरियड है हमारा हड़प्पा पीरियड। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड हमारा, है ना। यहाँ पे ये बात जानना, ऋग्वैदिक काल। उसके बाद आपने उत्तर वैदिक काल अब देख रहे हैं ना।
उत्तर वैदिक काल दोस्तों। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी वाला टाइम पीरियड पढ़ेंगे। मैं बात क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं बात पुरातात्विक स्रोतों में मैं बात मर्द भांडों की कर रहा हूं यहां पे ना। मर्द भांडों को लेकर हमेशा हमेशा आपको एक डाउट रहता है, पीजीडब्ल्यू कहां आता है, ओसीपी कहां आता है, एनबीपीडब्ल्यू कहां आता है, या नॉर्थ ब्लैक पुलिस वेयर कहां पे आता है, ये डाउट हमें आता है। और ये क्या है, इनको हम कैसे हम जानते हैं क्या है मर्द भांड, है ना दोस्तों। सबसे पहली बात मर्द भांड को जान लो कि मर्द भांड क्या है। मर्द भांड ये है कि कहीं से आपको कोई घड़ा मिल गया, कहीं से आपको कोई कटोरा मिल गया, कहीं से आपको कोई अलग से कुछ मिट्टी का बर्तन मिल गया, यही आपके मर्द भांड है। आप कहेंगे अच्छा यही मर्द भांड है, फिर आप कहेंगे तो कुछ नई बात नहीं है। बिल्कुल नई बात नहीं है। ये मर्द भांड तो आप शुरू में हम नवपाषाण काल के अंदर हमने इन मर्द भांडों को थोड़ा पढ़ा था कि मर्द भांड काल की जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल के अंदर हमने देखे। और जब मर्द भांडों में हम पोलिश्ड वेयर की बात हम कर रहे थे, जहां पे मर्द भांडों में पोलिश की जाती थी, तो वो हम ताम्रपाषाण काल के अंदर भी हम देख रहे थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। तो ठीक है, तो अब इनको जानो कि क्या है। जब हम बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के जो मर्द भांड है वो है ब्लैक ऑन रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर। ठीक है, जब हम ऋग्वेदिक की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं ओसीपी, ऑक्ड कलर पोट्री। जब हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं दोस्तों पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित दूसर मर्द भांड। जब हम 6th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं दोस्तों एनबीपीडब्ल्यू। कभी भी आपसे यह पूछा जाए एग्जाम में, मान लिया एग्जामिनर घुमा दे आपको, आपसे पूछा जाए कि पीजीडब्ल्यू कल्चर के बारे में हमें बताइए, पीजीडब्ल्यू संस्कृति के बारे में हमें आप जानकारी दीजिए, तो आप ये मत समझना कि पीजीडब्ल्यू में कुछ अलग मर्द भांड आपको मिले हैं। नहीं ना ना भाई, आप कहेंगे कि देखो पीजीडब्ल्यू यानी कि एक ग्रे पोट्री है, उसको पेंट किया गया है, मतलब एक पोट्री है उस पर ग्रे कलर से पेंट किया गया है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब आपसे कहा कि पीजीडब्ल्यू कल्चर के बारे में बताइए, तो आपसे पूछा है कि लेटर वैदिक कल्चर के बारे में आपसे पूछ रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में आपसे पूछ रहा है। पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या, उत्तर वैदिक संस्कृति। ये तो एक जो मर्दभांड है, एक घड़ा है मान लिया, उस पर ग्रे कलर किया गया है, उसको पेंट किया गया है, तो हमने पीजीडब्ल्यू हमने इसको बोला। ऐसे ही मैं यहां पे कहूं कि भाई ब्लैक ऑन रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर, एक लाल मर्दभांड है उस पर काले रंग से हमने उसको रंगा है। तो अगर आपसे पूछा है कि ब्लैक ऑन रेड वेयर संस्कृति के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यानी कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपने बताना है। यहां पे आपसे पूछ लिया कि एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति के बारे में बताइए। एनबीपीडब्ल्यू मतलब कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी क्षेत्र से मिले हैं। क्या मिले हैं, काले, मतलब काले रंग के कुछ पोटरीज मिली है, जिन पे क्या हुआ है, जिन पे पॉलिश्ड हुई है। कुछ ऐसे मर्दभांड जो उत्तरी क्षेत्र से मिले हैं, उनके ऊपर काले रंग से पॉलिश की गई है, तो वो कौन, उसको आप क्या बोल रहे हैं, एनबीपीडब्ल्यू। तो यानी कि ये क्या है, ये 6th सेंचुरी बीसी की हम यहां पे बात कर रहे हैं। बात समझ में आई आप लोगों की, नहीं आई? ओसीपी, ऑक्ड कलर पोट्री, है ना, गेरुए रंग के मर्दभांड, गेरुए रंग के मर्दभांड। तो अगर ये आपसे इनके संबंध में कुछ पूछे तो आप इनसे कनेक्ट कर देना, ब्लैक ऑन रेड वेयर हड़प्पा, और गेरुए रंग मर्दभांड ऋग्वेदिक, चित्रित दूसर मर्दभांड उत्तर वैदिक, और उत्तरी काले पॉलिश वेयर। इसका मतलब है कि आपका 6th सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन शुरू होता है, द्वितीय नगरीकरण का काल शुरू होता है, जहां पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमारा आता है, जहां पे एक बड़ी ड्रास्टिक चेंज हमारा यहाँ पे आता है। तो हम यानी कि उस सभ्यता की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप अगर कभी भी पोट्रीज के आधार पे आपको ये डिवाइड करना हो, तो आप इन चारों को इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखना दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद में बात आती है आपके लिए पुरातात्विक स्रोतों की, कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित दूसर मर्दभांड पीजीडब्ल्यू यानी कि लोहे के महत्वपूर्ण उपकरण साक्ष्य है, जहां पे अब आर्यों का स्थायी निवास हुआ है, स्थायी निवास का विकास हुआ है, इस कारण यह भी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब आप कहेंगे दूसरी बात, मैंने क्या कहा आपको कि पीजीडब्ल्यू किसकी विशेषता, उत्तर वैदिक काल की विशेषता। कौन से मूल स्थान है उत्तर वैदिक काल में,
तो आपको इसके पहले ज्योग्राफिकल एरिया भी समझना होगा, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया से पहले मैं बता ही देता हूं आपको कि मुख्य क्षेत्र है हमारा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां पे पड़ता है? तो आप कहेंगे गंगा और यमुना के बीच में, यानी कि गंगा के नियर बाय, मेरठ के अंदर, मेरठ से 40 किलोमीटर की दूरी पे हस्तिनापुर हमारा पड़ता है, जहां पे खुदाई हुई है। उसके बाद में अतरंजी खेड़ा एटा के अंदर, आलमगीरपुर, मेरठ, नौहो, आई छत्र। यानी मैं कहूं अगर आगे चलकर जब आप महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे तो उस महाजनपद पीरियड के अंदर आप जो कुरु क्षेत्र आएगा और जो पांचाल क्षेत्र हमारा आएगा, उस कुरु और पांचाल क्षेत्र में हमें ये चित्रित धूसर मृदभांड या ये PGW जो वेयर हमें मिले हैं, मृदभांड हमें मिले हैं, ये इनका मुख्य एरिया हुआ करता था, जहां से हमें ये महत्वपूर्ण साइट हमें मिली है। इस बात को आपने यहाँ पे याद रखना है। अब तक चित्रित धूसर मृदभांड लगभग है कि 750 लगभग स्थल अभी प्रकाश में आए हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो इंपोर्टेंट ये है कि अतरंजी खेड़ा, जहां से लोहे उपकरण की जानकारी आपको यहाँ पे मिली है, और इससे ये भी जानकारी मिलती है कि अब हमारा ऋग्वेदिक पीरियड में जो एरिया हमारा हुआ करता था, उससे बढ़कर उत्तर वैदिक पीरियड में हमारा जो इनका क्षेत्र है, जो हमारा विस्तार हुआ है, वो कहां तक हमारा विस्तार हुआ है, इससे आपको ये भी जानकारी यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो मैंने इनके पुरातात्विक स्रोत के बारे में बस PGW के ऊपर चर्चा करनी थी, या फिर बात करनी थी अतरंजी खेड़ा की, जहां से हमें लोहे का फाल मिला है, नोह की, बरेली की, छत्र की, या फिर हस्तिनापुर की, आलमगीरपुर की। ठीक है, ये आपने मुख्य स्थल बता देने हैं कि मुख्य स्थल है हमारे जो इस क्षेत्र के हमारे जानने को मिलते हैं। फिर बात आती है साहित्यिक स्रोत की। देखिए, वो जो टाइम पीरियड है हमारा 1500 BC टू 1000 BC, जिसको हम मानते हैं एक मेन मत मानते हैं, उस टाइम पीरियड में हमारा सिर्फ ऋग्वेद मिलता है, तो वहां से हमें ऋग्वेद हमें हमारे लिए जानकारी का स्रोत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जानकारी के स्रोत बाकी के तीनों वेद, जिसमें आप सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके ब्राह्मण, इनके आरण्यक और इनके उपनिषद, ये जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये आपके यहाँ पे साहित्यिक स्रोत है जो आपको इस टाइम पीरियड की जानकारी देते हैं। इनके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में आता है इनका भौगोलिक एक्सटेंट क्या था, उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक एक्सटेंट क्या था। तो उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक एक्सटेंट को समझने के लिए पहले एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। मैंने ऋग्वेदिक कालिक एरिया क्या बताया था आपको? मैंने कहा था कि सब सैंधव प्रदेश के मूल निवासी थे ऋग्वेद। आप कहेंगे सब सैंधव प्रदेश कौन सा? पंजाब की 5 नदियां, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सरस्वती, सिंधु, ये 7 नदियों के बारे में तो उल्लेख किया था मैंने। सब सैंधव के अंदर इनका मूल निवास स्थान सब सैंधव था। जनरल भाषा में हम कह देते कि यार अफगानिस्तान से लेकर और आपके दिल्ली क्षेत्र तक हमारा क्या था, ऋग्वेदिक एरिया हमारा हुआ करता था। यानी कि हम इस चीज का आइडिया इससे भी लगाते हैं कि यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ 3 बार मिलता है, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार मिलता है। तो बिल्कुल एक माइनर सी जानकारी ऋग्वेदिक आर्यों की हमारे इनके पास में यहाँ पे रही होगी। एक बच्चे का डाउट भी, एक और भी कमेंट था, मैं मुझे अभी ध्यान आया है, जब आर्य शब्द का प्रयोग किया है, वो पूछ रहे थे कि आर्य तो आपने बताया कि कोई मत मध्य एशिया से, कोई मत जर्मनी से, कोई मत हंगरी से, कोई मत आर्कटिक क्षेत्र से, कोई मत तिब्बत क्षेत्र से, अलग अलग, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अनार्य कौन थे। आपने ये नहीं बताया कि अनार्य कौन है। दोस्तों, अनार्य कहीं से नहीं आए थे, अनार्य यहाँ के लोकल निवासी थे। अनार्य है ना, मान लिया मैं कहूं कि मैं हिंदू, मैं श्रेष्ठ, मैं कहूं कि मैं हिंदू, मैं श्रेष्ठ, और फिर मैं बाकी को लेकर मैं चर्चा करूं, तो यहाँ पे भारत के अंदर मान लिया मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं, यहाँ पे पारसी भी रहते हैं, यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, तो उनको मैं ये नहीं बोलूंगा ये सिख है, ये ईसाई है, ये पारसी है, ये मुस्लिम है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं हिंदू हूं, वो बाकी सब कौन? तो आप कहेंगे वो बाकी सब गैर हिंदू। तो समझ गए आर्य और अनार्य का मतलब क्या? आर्य एक भाषा परिवार का समूह है जो अपने आप को श्रेष्ठ बोलता है, और बाकी सबको अलग अलग शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया है कि अनार्य लोग कौन है। तो ये बात समझे कि भाई अनार्य कहां से आए। कई बच्चों के डाउट आते हैं कि अनार्य शूद्र लोग, नहीं, वो लोकल लोग थे हमारे यहाँ के, उनको इन्होंने अनार्य बोला। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करिए, देखो
देखो दोस्तों, ये पूरा सरस्वती क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उससे ऊपर पूरा सिंधु क्षेत्र हमारा, इधर हमारा आ गया ये यमुना नदी जा रही है, ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, ये पांचाल हमारा है, ये इधर देखो ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे ना, ये ऐसे ऐसे कौशल विधेय, यानी कि मैं कहूँ आपको कि सदानीरा गंडक नदी तक इनका लेटर वैदिक वालों का क्षेत्र था, सदानीरा गंडक। यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि पूर्वी क्षेत्र कौन सा था उत्तर वैदिक काल वालों का, तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल वालों का पूर्वी क्षेत्र जो था वो सदानीरा नदी थी, गंडक नदी थी। कहाँ पे थी सदानीरा गंडक नदी? तो आप कहेंगे बिहार के अंदर थी, बिहार के अंदर थी, ठीक है। तो यानी कि पूर्वी क्षेत्र था इनका। फिर आप कहेंगे दक्षिणी क्षेत्र, तो मैं आपको कहूँगा कि हमें जानकारी मिलती है, एक बार रेवा नदी का उल्लेख मिलता है, रेवा मतलब कि नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। तो इनके ये मध्य क्षेत्र हमारा ये रहा है यहाँ पे ना, जहाँ से इनकी दक्षिण में इनकी साइड लगती है। फिर आप कहेंगे फिर ये तो हमारा है ही, इसको तो हमें समस्या ही नहीं है। बात तो हमारे ऋग्वेद में हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, समुद्रों के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो ये हमारा जोग्राफिकल एरिया है। जोग्राफिकल एरिया के बारे में एक कहानी हमें मिलती है, एक कथा हमें मिलती है सतपथ ब्राह्मण के अंदर। जो सतपथ ब्राह्मण में जो कथा मिलती है, उस कथा को आप विदेह माधव की कथा के नाम से जानते हैं। विदेह माधव की कथा क्या है? विदेह माधव हुआ करते थे, उनके पुरोहित हुआ करते थे गौतम राहुगण। तो वो ये बताया जाता है कि विदेह माधव जो है मुख के अंदर जो है वैष्णवर अग्नि को धारण किए हुए थे। तो एक बार घृत नाम शब्द का प्रयोग हुआ और वो अग्नि निकली मुंह से, और वो पूरे क्षेत्र को, वो लगभग है कि सरस्वती क्षेत्र में वो निवास कर रहे थे वो, तो वो उसको पूरे को चीरते हुए, हमारे यहाँ से इसको चीरते हुए, और वो ऐसे अग्नि काटती गई यमुना को, गंगा को, और वो इधर ईस्ट में सदानीरा तक वो पहुंचे, और सदानीरा से आगे वो उनको क्रॉस नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये यानी कि इनकी पूर्वी सीमा हो गई उत्तर वैदिक काल वालों के। कल मैं एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था सातवाहन पीरियड को, तो सातवाहन में एक मत हमारा मिलता है जिनको लेकर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सातवाहन जो शासक है वो अनार्य है। वैसे हम मुख्य मत तो ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन एक मत कहता है कि वो अनार्य है। उनके अनार्य कहने के पीछे का कारण क्या है? उनके अनार्य कहने के पीछे कारण है कि सातवाहन लोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में मूल निवास था। इस क्षेत्र में आर्य लोग नहीं गए थे, तो जिस क्षेत्र में आर्य लोग नहीं गए उसको उन्होंने अनार्य कहा, है ना। तो वो एक मत था वहां पे, है ना। क्या बोला आपने भाई? बिहार को नहीं चला पाई थी, हाँ बिल्कुल सही बात। सदानीरा गंडक नदी को आगे क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो कभी भी पूछा जाए इनके ज्योग्राफिकल मामले को लेकर विदेह माधव की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे विदेह माधव की कथा का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में कौन पुरोहित है? तो गौतम राहुगण है। ये बातें जानकारी में के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो। ये कहानी हो, इस कहानी को एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं कि कहाँ पे जानकारी मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? कि आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े। पूर्व में कहाँ तक गए? सदानीरा गंडक नदी तक गए। इस कथा में जानकारी मिलती है, विदेह माधव की कथा में जानकारी मिलती है। किस कौन सी अग्नि को मुख में धारण किए हुए? वैष्णव अग्नि को मुख में धारण किए हुए। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई और नदियों को जलाती हुई पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उनका अनुगमन किया और अकस्मात वो सदानीरा गंडक नदी तक वो नहीं जला सके, है ना। अग्नि ने विदेह माधव को सदानीरा की पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया, है ना। ये कौशल और विदेह राज्यों की मर्यादा बनी हुई है आज भी। तो एक वर्ड आता है ब्रह्मवर्त और ब्रह्म ऋषि, इनको थोड़ा सा समझना है कि ब्रह्मवर्त क्षेत्र कौन सा है हमारा और ब्रह्म ऋषि क्षेत्र हमारा कौन सा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए ब्रह्मवर्त क्षेत्र, तो आप कहेंगे यमुना से जो आपका जो सरस्वती घग्गर नदी तक का जो एरिया है बीच में, उस क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं? तो उस बोलते हैं आप ब्रह्मवर्त क्षेत्र, जो जिसमें कुरुक्षेत्र आता है, आपका जींद आता है, ये सब एरिया क्या है? ब्रह्मवर्त क्षेत्र। लेकिन दोस्तों जब यमुना नदी आपके आती है उससे इधर तुरंत ही हमारा यूपी शुरू हो जाता है। तो यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, ब्रह्म ऋषि। और आपको याद हो तो मैंने जब इनके बारे में मत दिया था कि अलग अलग जब लोग बोल रहे थे, हर्ट और पेन का ने क्या कहा था कि इनका मूल निवास स्थान
और मैक्स मुलर ने बाल गंगाधर तिलक और LD कल्ला और ये सब नाम मैंने लिए थे आपको वहाँ पे। तो मैंने तब एक नाम लिया था पंडित गंगानाथ झा का, याद हो तो आपको, है ना। पंडित गंगानाथ झा ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश मतलब कि गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, उसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश बोलते हैं। ये हमारी जानकारी है। विंध्याचल पर्वत की जानकारी मिलती है, सतपथ ब्राह्मण में रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है ना। ये हमारी जानकारी है ना। तो क्या आपको उत्तर वैदिक काल की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट समझ में आई? क्या आपको उत्तर वैदिक काल की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्लियर हुआ? एवरीवन बताइए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे कहां बढ़ूंगा? मैं आगे बढ़ूंगा फिर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की ओर, पॉलिटिकल हिस्ट्री की ओर। अगर आपको ये समझ में आई होगी तो निश्चित तौर पे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी यहां पे समझ में आएगी। चलिए राजनीति की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप उत्तर वैदिक की काल की राजनीति ऋग्वैदिक काल की राजनीति से अलग करके नहीं पढ़ सकते। ऋग्वैदिक काल की राजनीति क्या कहती है कि जनरली हम पढ़ते थे क्या? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। कहीं कहीं उदाहरण आपको मिलते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। शुरुआती समय में राजा निरंकुश नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे निरंकुश? कि सभा और समिति का उनके ऊपर कंट्रोल था, विदत का कंट्रोल था उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर राजा ने अपना पद जो है वो वंशानुगत बना लिया, हेरिडेटरी अपने पद को कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंट्रोल कम हुआ सभा का और समिति का। पहले तो राजा को सभा और समिति और ये निरंकुश नहीं होने देते थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर हम देखेंगे कि सभा और समिति का महत्व लगभग बहुत कम हो गया, घट के। सभा तो फिर भी ठीक ठाक बनी रही और विधत लगभग समाप्ति हो गई, तो यानी कि मामला कमजोर हुआ कंट्रोल का। तो वो अपने आप को शक्तिशाली करते गए और वे निरंकुश होते गए और अपने आप को वो हेरिडेटरी बनाते गए। एक परिवर्तन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी राजनीति के अंदर। पहले जो राजा होते थे हमारे, वो कोई, उनके पास में कोई स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना कहां से होगी दोस्तों? जब उनके पास में उनका इकोनॉमिक सेक्टर बहुत अच्छा नहीं होगा, जब उनके पास में टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा, कराधान व्यवस्था नहीं होगी, जब उनके पास में इकोनॉमी के साधन नहीं होंगे, तो वो शिकंजा कैसे कर, मतलब वो प्रॉपर तरीके से अपने राज्य को कैसे मैनेज कर सकते हैं? वो तो कबायली जीवन जी रहे थे, मैंने कहा आपको। लेकिन दोस्तों इस टाइम पीरियड के अंदर आगे 1000 BC से और 600 BC के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं चीजों को, तो इस टाइम पीरियड के अंदर हम एक चीज पे विशेष तौर पे गौर कर रहे हैं कि अब यहां पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ गया, हमने लोहे की प्राप्ति हो गई, और एक चीज एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा, मतलब इकोनॉमिक हमारी ठीक ठाक अवस्था हुई बड़े स्तर पे, है ना। तो जब इनकम सोर्स बढ़ता है ना, समाज अपने आप ही ठीक ठाक होता चला जाता है। फिर मैं मान लिया मैंने शुरू में मोबाइल से पढ़ाना शुरू किया, मेरे पास फीस आई, मैंने मोबाइल से पढ़ाना शुरू किया मान लिया शुरू में ना 2019 में। ठीक है, मैंने रिस्क नहीं लिया भाई, मेरे पास फीस आई, मैंने धीरे धीरे फिर लैपटॉप से पढ़ाना शुरू किया, फिर और फीस आई, फिर मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया, और फीस आएगी तो और इसको बढ़ाएंगे। तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या? तो चीजें आप ऋग्वैदिक काल के अंदर आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ढांचा उनका बहुत शानदार नहीं था। उत्तर वैदिक काल के अंदर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सरप्लस मात्रा में यहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे, और जब पैसा आएगा तो उसको हम प्रशासन में लगाएंगे, प्रॉपर हमारे पास में अधिकारी तंत्र हमारे पास में होगा, और जब अधिकारी तंत्र होगा तो टैक्सेशन सिस्टम हमारा होगा, जनता से हम कर लेंगे क्योंकि जनता के पास में पैसा भी आ गया, वो अब उनके पास में वो इकोनॉमिक सेक्टर उनके बढ़ गए हैं। तो मतलब क्या है, तो अब यहाँ पे एक राजनीति के अंदर एक परिवर्तन आया। हमने यहाँ पे इनके जो राजा लोग हैं, उत्तर भारत के राजा को अलग नाम दिया, विराट। उत्तर भारत के राजा को हम यहाँ पे कहते हैं कि विराट है, विराट है उस राजा का नाम। दक्षिण भारत के राजा को हम बोलते हैं भोज। पश्चिम भारत के जो राजा है उसको हम बोलते हैं सम्राट।
और पूर्वी भारत के जो राजा है उसको हम बोलते हैं सम्राट। अलग अलग नाम हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए। उत्तर भारत के राजा को विराट, दक्षिण के को भोज, पश्चिम के को सम्राट, पूर्व के को सम्राट, और मध्य भारत का जो राजा है उसको हम राजा ही बोलते हैं। अलग अलग नाम याद रखने पड़ेंगे आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपसे पूछा जाएगा पश्चिम भारत के राजा का क्या बोलते हैं आप, पूर्वी भारत के राजा को क्या बोलते हैं आप, उत्तर भारत के राजा को क्या बोलते हैं आप, दक्षिण भारत के राजा को क्या बोलते हैं आप। समझे मेरी बात आप? तो अलग अलग बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो फिर बात आती है कि अच्छा उत्तर भारतीय राज्य को क्या बोलते हैं हम? राजा तो विराट हो गया, राज्य क्या है? तो वे राज्य है। दक्षिण भारत में राजा तो भोज है, राज्य कौन सा है? तो भोज्य है ना। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं। फिर हमने जो यज्ञ वगैरह हो गए हमारे, जो बड़े बड़े यज्ञ हम करते हैं जिनमें हम अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और ये यज्ञ हम पढ़ते हैं, तो हमने राजाओं को यज्ञ से भी कनेक्ट कर दिया कि उत्तर भारत के राजा इस यज्ञ को करेंगे, पश्चिम भारत के राजा इस यज्ञ को करते हैं, पूर्वी भारत के राजा इस यज्ञ को करते हैं। इस यज्ञों, इन यज्ञों के बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो हम देखो सबसे पहले कि अब ऋग्वेदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों को जन्म दे रहे थे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि ऋग्वेदिक काल में हम जनों में रहते थे। ऊपरी इकाई जन थी हमारी, सबसे छोटी इकाई परिवार, फिर गांव, फिर विश्व और फिर जन। अब मान लिया एक जन ये है, एक जन ये है, अब हमने इकट्ठा कर दिया उत्तर वैदिक काल में। जन से क्या बना? तो जन से बना जनपद। आप कहेंगे ऐसे कैसे इकट्ठा कर दिया? मैं कहूंगा कि जैसे कि आपने मान लिया दशराग युद्ध में भरत, राजा भरत को आपने पढ़ा और राजा भरत का जो जन था वो था कौन सा? तो आप कहते हैं कि राजा भरत का जो जन था, भरत जन था, राजा सुदास थे। तो भरत जन हमारा है और एक जन था हमारा पुरु। तो भरत को और पुरु को मिला दिया यहाँ पे मान लिया, और भरत को और पुरु को मिलाकर नया जो हमारा जनपद बना उत्तर वैदिक काल में, हम उसको बोलते हैं कुरु। दशराग युद्ध वाले भरत वंश को यानी कि त्रित्सु वंश को किससे मिलाया? पुरु से मिलाया, और क्या बना? तो बन गया कुरु, बन गया कुरु। तो समझे आप इसका मतलब दोस्तों? इसके बाद नई बात आती है हमारी, भरत और पुरु को मिलाकर क्या बन गया? हमारा कुरु बन गया, है ना। फिर हम एक दूसरा हम देखते हैं, दूसरा और देखते हैं। दूसरा कौन सा हम देखते हैं? दूसरा हम इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे पांचाल वाला। पांचाल वाला वहां पर भी हम पांचाल को हालांकि महाजनपद के तौर पे भी पढ़ते हैं। ये जनपद ही महाजनपद का रूप आगे चलकर ले लेंगे। ये पांचाल जनपद जो बनेगा जनों को मिलाकर, यही जनपद महाजनपद का रूप भी आगे चलकर यहाँ पे ले लेगा। तो ऐसे बहुत सारे जनों को हमने मिलाया और वे जन जो है आगे चलकर यहाँ पे तुर्वस और किवी को मिलाकर पांचाल बनाया गया। वेरी गुड। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको? मैं कह रहा हूं कि यही जन इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो आप कहेंगे सभी जनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा नहीं, सभी को ना याद रखो भाई, जनपदों को। कुरु के बारे में जान लो कुछ बातें, पांचाल के बारे में जान लो कुछ बातें, विधेय के बारे में जान लो कुछ बातें, काशी के बारे में जान लो कुछ बातें। ये 4-5 बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना है। और इनके भी बारे में क्या जानना है कि इनके राजा के नाम कभी आपसे पूछ लिए जाए तो आपको राजा के नाम आपको यहाँ पे जानने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि जो हमारा कुरु महाजनपद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अब सरस्वती और दशवती नदियों के प्रदेश में बसे, प्रारंभ में उनकी राजधानी कौन सी थी? कुरु जनपद की प्रारंभ में राजधानी आसंदीवत थी। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? तो उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में बनाई। मैं कल एक दिन और भी पूछ रहा था आपसे कि आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी हस्तिनापुर के अंदर विजिट किया है? तो शायद मुझे जवाब मिला था कि नहीं, मुझे जवाब मिला था कि नहीं, किसी ने भी हस्तिनापुर में विजिट नहीं किया है। आप कर सकते हैं हस्तिनापुर में विजिट, आइएगा, मैं कराऊंगा आपको हस्तिनापुर में विजिट। कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा कि नाम सुना है हस्तिनापुर महाभारत कालीन स्थल है कहाँ पड़ता है, इसकी दिशा क्या है। किस को नहीं पता है कि हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? देखिए दोस्तों, हस्तिनापुर आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद के पास में पड़ता है। और हस्तिनापुर जो है हमारा एक महत्वपूर्ण केंद्र है, महाभारत कालीन केंद्र है। लेकिन वर्तमान में हस्तिनापुर जो जगह है हमारी, वो जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लिए महाभारत कालीन क्षेत्र हमारा है, उसी प्रकार से जैन धर्म का भी जाना माना क्षेत्र हस्तिनापुर है। और जैन धर्म के साथ साथ में सिख धर्म से जुड़ा हुआ स्थल भी हमारा हस्तिनापुर है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, महाभारत कालीन स्थल जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, वो यहाँ पे 2-3 स्थल मिलते हैं। एक पांडवों का मंदिर मिलता है, जो 5 पांडव है उनका मंदिर मिलता है, जिसको हम पांडेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। एक कर्ण मंदिर हमारा हस्तिनापुर में मिलता है, मैं विजिट किया हूँ। और साथ में
एक हमारा द्रौपदी घाट मिलता है जहां पे द्रौपदी स्नान किया करती थी हस्तिनापुर के अंदर। ये स्थल है हमारे जो हमें हस्तिनापुर से मिलते हैं। साथ में जब मैं जैन स्थलों की बात करता हूँ तो बड़े बड़े स्थल जैन मिलते हैं। अगर टूरिस्ट प्लेस की बात करूँ तो जैन स्थल टूरिस्ट प्लेस के तौर पे आज अपनी चमक वहाँ पे छोड़ रहे हैं। जम्बू द्वीप, अष्टापद, दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, जैन निशिया, हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे जैन धर्म से संबंधित मिलती है, क्योंकि कई सारे जैन तीर्थंकरों का जन्म जो है हमारे हस्तिनापुर से हम जोड़ के पढ़ते हैं। लगभग तीन जैन तीर्थंकर हमारे हस्तिनापुर के अंदर उनका जन्म हुआ है। फिर हम कहते हैं कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है हस्तिनापुर। मैं कहता हूं कि सिख धर्म में आप देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारे थे, 5 प्यारे थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो उन 5 प्यारों में एक 5 प्यारा जो थे वो थे भाई धर्मदास जी। तो भाई धर्मदास जी का गुरुद्वारा हस्तिनापुर के अंदर मिलता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। लेकिन दोस्तों ये बताया जाता है कि जब हस्तिनापुर बाढ़ में डूब गई मतलब कि यहाँ पे हस्तिनापुर के नीचे से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब आप कहेंगे जो आज की गंगा नदी वही प्रवाहित होती है? नहीं, हम उसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा नदी। पहले गंगा नदी यहीं से प्रवाहित होती थी, अब थोड़ा उसने अपना छोर बदला और वो थोड़ा सा इधर ईस्ट में हो गई। बूढ़ी गंगा हम उसको बोलते हैं। कभी कभी पानी आता है, उसमें नहीं आता है। तो बूढ़ी गंगा में मतलब गंगा नदी में हस्तिनापुर डूब गई। और फिर उन्होंने अपनी, राजा निक्षसु हुआ करते थे उस समय कुरुक्षेत्र में, और राजा निक्षसु ने अपनी राजधानी को हस्तिनापुर से बदलकर कहां पे बदल दिया? तो अपनी राजधानी को हस्तिनापुर से बदलकर उन्होंने किया कौशाम्बी में, जो वत्स महाजनपद की राजधानी आप पढ़ेंगे। तो कभी भी पूछे कि कौशाम्बी राजधानी किसने बनाई, तो आप कहेंगे वत्स ने बनाई। वत्स कौन सी डायनेस्टी का, मतलब वत्स का महत्वपूर्ण शासक किसको पढ़ते हैं आप? उज्जैन। तो हम आगे पर चलकर पढ़ेंगे। तो हस्तिनापुर। अब कहते हैं कि कुरु राज्य में कौन से महत्वपूर्ण राजा है जिनको हम पढ़ते हैं? तो एक महत्वपूर्ण राजा है हमारे राजा परीक्षित। तो सभी ने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा। अर्जुन का पोता भी बोला जाता है, राजा जन्मेजय। राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र से थे, राजा जन्मेजय कुरुक्षेत्र से थे हमारे। परीक्षित का नाम अथर्ववेद में मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस कुरु राजा का नाम अथर्ववेद में हमारा मिलता है, तो आप कहेंगे कि राजा परीक्षित का जो नाम है वो हमारा अथर्ववेद के अंदर जानने को यहाँ पे मिलता है। जन्मेजय के बारे में क्या बात बताई जाती है? राजा जन्मेजय के बारे में बताई जाती है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए उसने, है ना। इतनी बातें याद रखना राजा जन्मेजय के बारे में। फिर हम बात करते हैं कि कुरु वंश का अंतिम शासक कौन? तो आप कहते हैं कि कुरु वंश का अंतिम शासक हमारा निक्षसु, जिसने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी बनाई, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ में यहाँ पे डूब गई। ठीक है, कुरु काल के इतिहास में ही महाभारत का युद्ध भी जुड़ा है। माना जाता है कि यह युद्ध 950 ईसा पूर्व कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ। हालांकि दोनों ही कौरव और पांडे कुरुकुल से संबंधित हैं। जब कहते हैं ना कि वो 5 गांव देने वाली बात बोली जाती है कि पांडवों ने इनसे 5 गांव देने की बात बोली थी कौरवों से, और वे 5 गांव यही हमारे आसपास के गांव हैं, सारे बागपत, मेरठ और इधर के आसपास के गांव। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरुक्षेत्र में कभी ओले नहीं पड़े। कभी भी पूछा जाए कि किस उपनिषद के अनुसार कभी भी कुरुक्षेत्र में ओले नहीं पड़े, तो आप कहेंगे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। नहीं टिड्डियों ने अटैक किया, नहीं यहाँ पे अकाल पड़ा कभी भी। तो ये बात थी किसकी? तो ये बात थी कुरुक्षेत्र की। क्या आपको कुरुक्षेत्र की बात समझ में आई? यहाँ पे सभी स्टूडेंट को क्या कुरुक्षेत्र की बात समझ में आई? हाँ भाई, मनीषा दीक्षित, समझ में आई? मैं प्रयास ये रहेगा मेरा कि मैं स्क्रीनिंग और मेंस दोनों को एक साथ आपको कवर कराऊंगा भैया ना, ध्यान रखना इस बात का डियर फ्रेंड। और एक बात और बता दूं यहीं पे आपको अभी ना, आज से एक बात और सुन लीजिएगा मेरी ध्यान से ना, कि अभी कुछ दिनों के लिए आपकी अभी रेगुलर 2 क्लास हो रही है, तो आगे अब कुछ दिन आपकी 3 क्लास चलेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी नहीं चाहिए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको ना।
आपके दृष्टिकोण को देखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए, आपका ध्यान रखते हुए। आज भी आपकी 3 क्लास होगी, है ना, अभी चल रही है, शाम को 5 बजे होगी और फिर रात को 8 बजे होगी। रात को 8 बजे तीसरी क्लास, रात को 8 बजे। कुछ दिन फिर 2 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे जब सिलेबस कंट्रोल में आ जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि कई बच्चों का आ जाता है कभी कभी, सर सिलेबस हो जाएगा, मैंने कि आप पढ़ते रहो, सिलेबस की टेंशन मेरी, है ना, टेस्ट की टेंशन मेरी, पेपर में क्वेश्चन फंसाने की टेंशन मेरी, आपकी क्या, आपकी पढ़ने की। जितना पढ़ा रहा हूँ उसको एडोप्ट कर लो, बस उसको एक्सेप्ट कर लो, वो आपका काम है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ना करना, ज़्यादा चीज़ों को आपको पहुंचाना। चलिए भाई, पांचाल क्षेत्र पांचाल क्षेत्र, ये पांचाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं आपको, इनका एरिया कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो आज कुछ जिले पड़ते हैं जिनमें आपका बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, ये क्षेत्र जो है हमारा आज का क्या है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के जिले, ये मेरठ से आगे तो ये पांचाल क्षेत्र में आते हैं। ये 2 जनों को मिलाकर बनाया गया, कीवी जन और तुर्वस जन, कीवी जन और तुर्वस जन, इनको मिलाकर क्या बनाया गया, पांचाल बनाया गया। पांचाल से एक पांचाली का नाम तो याद आ गया होगा, महाभारत कालीन पांचाली का, महाभारत कालीन पांचाली का नाम, तो उनका संबंध कहां से था, पांचाल से था। इनकी राजधानी कामपिल्ले है, कामपिल्ले, कामपिल्ले। कभी भी पूछा जाए, जैसे कि आप कहते हैं कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। सभा और समिति को अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना है। ऐसे ही यहां पे मानना कि पांचाल और कुरु को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यहां पे कहा गया है। पांचाल और कुरु को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यहां पे बोला गया है। याद रखना कि वैदिक सभ्यता का सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि पांचाल और कुरु, ये फैक्ट है, महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। और कभी भी पूछा जाए, जैसे कि हमने कहा, राजा जन्मेजय का संबंध कुरुक्षेत्र से, राजा परीक्षित का संबंध कुरुक्षेत्र से, राजा निकचसु का संबंध कुरुक्षेत्र से, अगर पूछे राजा मतलब परवाण जैवली का संबंध तो पांचाल से है। विद्वानों के संरक्षक थे, विद्वानों के संरक्षक थे। अरुणी श्वेत केतु का संबंध पांचाल से, तो अरुणी श्वेत केतु का संबंध पांचाल से, परवाहन जैवली का संबंध तो पांचाल से, ये याद रखना। ये मैंने आपको बताया, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं काशी राज्य की। तो काशी राज्य में एक अजातशत्रु राजा हुए हैं, काशी राज्य में एक अजातशत्रु राजा हुए, दार्शनिक राजा इनको माना जाता है। अब आप कहेंगे, कई बार आपके दिमाग में आता हो, अजातशत्रु वही वाले अजातशत्रु जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? नहीं, हर्यक डायनेस्टी वाले आपके दिमाग में चला हुआ, नहीं, वो वाले डायनेस्टी, वो वाले अजातशत्रु नहीं है, ये अजातशत्रु अलग है। जो काशी से संबंधित दार्शनिक राजा थे, वो तो मगध क्षेत्र से संबंधित है ना, तो ये डाउट भी दूर होना चाहिए। आपका दिमाग में डाउट ये नहीं कि अजातशत्रु का नाम आया तो वो बिंबिसार अजातशत्रु दैन वाला, नहीं, वो नहीं है, ये काशी वाला है ना, जो यहाँ पे हमारा जनपद मिलता है। इसके बाद में विदेह राज्य, विदेह राज्य, विदेह की राजधानी क्या थे, मिथिला। और विदेह के राजा कौन थे, तो विदेह के राजा हमारे थे राजा जनक। तो राजा जनक का नाम रामायण में सुना है आपने? सीता किसकी पुत्री है, सीता को किसकी पुत्री माना जाता है, जनक की। जब यहाँ की इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि राजा जनक ने भी हल उठा लिया था, मतलब हल से खेती करने लगे थे। और इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम यहाँ पे ना, इंद्र को हम इंद्र सुनासिर बोलेंगे। तो हम क्यों, मतलब कि सीता, हाँ, तो हम क्यों कहते हैं कि भाई सीता कहाँ से मिली थी उनको, है ना, सीता, सीता को आप कनेक्ट करो। सीता आप किसको बोलते हैं ऋग्वेद में, उसमें इकोनॉमी में शब्द जो है सीता का मतलब क्या होता है, उस लांगल को, उसको जो जोत चिन्ह होता है, खेती करते हुए तो मिली थी ना, ऐसे बताया जाता है। तो राजा जनक थे। सतपथ ब्राह्मण से सूचना मिलती है कि विदेह माधव ने अपने गुरु रावगढ़, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, रीडिंग करने का है, बस ये आप इसको पढ़ लेना।
ये राजनीतिक नौकरशाही, इसको मैं मैप से समझा देता हूँ, मैप से समझ में आ जाएगी। हाँ, पहले एक बार ये देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राजा महत्वपूर्ण था इस समय ना, और महत्वपूर्ण था, उसके साथ में उनके 12 रत्नीन हुआ करते थे, जिनको आपको यहाँ पे याद रखना है। 12 रत्नीनों को यहाँ पे याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, कौन है वो 12 रत्नीन? तो आप कहेंगे सेनानी रत्नीन है, पुरोहित रत्नीन है, युवराज रत्नीन है। सेनानी को जानते हैं, सेनानी सेना कार्य करता, पुरोहित रत्नीन है, महिषी, मतलब जो मुख्य रानी होती थी उसको महिषी बोला गया है, और जो अन्य रानियां होती थी राजा की उनको परिवर्ती बोला गया है ना, वैदिक पीरियड में परिवर्ती, और मुख्य रानी को महिषी। सूत होते थे सारथी, ग्रामीण होते, जो ग्राम के हेड होते थे उनको ग्रामणी बोला गया है। इसके बाद में द्वारपाल होते थे कौन? तो प्रतिहार। द्वारपाल कौन होते थे? प्रतिहार। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि लेटर वैदिक पीरियड में कोषाध्यक्ष के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लेटर वैदिक पीरियड में कोषाध्यक्ष के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है सन्निधाता। वो सन्निधाता शब्द का प्रयोग किया गया है कोषाध्यक्ष के लिए। इसमें सॉरी, मौर्य पीरियड में अगर पूछे कि मौर्य पीरियड में कोषाध्यक्ष के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, सन्निधाता। अगर लेटर वैदिक पीरियड की पूछे तो संग्रहिता या संग्रहित्र शब्द का प्रयोग किया गया है कोषाध्यक्ष के लिए। कर संवाहक, तो कर को इकट्ठा करने वाला। भाग दूध, अगर पूछे कि भाग दूध, कर को इकट्ठा करने वाला लेटर वैदिक पीरियड में। अगर मौर्य काल से कनेक्ट करें तो आप कहेंगे वहां पे हम समाहर्ता को पढ़ते हैं। समाहर्ता, यस और नोट, पढ़ा है आपने कि नहीं? समाहर्ता या सन्निधाता, तो आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, सन्निधाता से और समाहर्ता से भागदूत और संग्रहिता को, बस शब्दों का फेर है। वहां पे सन्निधाता और समाहर्ता, यहाँ पे संग्रहित और भागदूत याद रखने। 12 रत्नियों में पासा के खेल में राजा का सहयोगी, तो जो पासा के खेल में राजा का सहयोगी है तो हमने बोला अक्स्वाप। तो हमने क्या बोला? अक्स्वाप। इसके बाद में राजा का मित्र या विदूषक, राजा का मित्र या दोस्त या विदूषक, तो आप कहते पालागल। आप क्या कह रहे? राजा का मित्र या विदूषक, आप कह रहे पालागल। इसके बाद में शिकार में राजा का सहायक कौन था? तो आप कहेंगे शिकार में राजा का जो सहायक था वो गोवी कीर्तन है। गोवी कीर्तन है जो शिकार में राजा का सहायक था। इसके बाद में बात आती है कुछ अन्य अधिकारियों की, जैसे कि कारियाट। कारियाट क्या है? उद्योग का अधिकारी है कारियाट, है ना। स्थपति, उद्योग के अधिकारी को कारियाट बोलते हैं, ठीक है। सुदूर प्रदेश का अधिकारी स्थपति बोलते हैं। ये हमारे अधिकारी गण थे यहाँ पे, जो हम इनको यहाँ पे जानते हैं। पुलिस के लिए उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है ना, पुलिस अधिकारी के लिए। और सभा समिति के बारे में बताया मैंने, महत्व कम हो गया, विदत लगभग समाप्त हो गई। विदत लगभग इस समय में आके आते हैं समाप्त होगी। अल्तेकर महोदय विदत के बारे में कहते हैं कि विद्वानों की परिषद थी। अगर पूछा जाए कि किसने विदत को विद्वानों की परिषद बोली है, तो आप कहेंगे अल्तेकर महोदय ने। विदत का उल्लेख कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? बताइए कमेंट में। जैसे मैंने कहा सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार, तो बताइए विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? जैसे गण का उल्लेख 46 टाइम्स है ना, तो विदत का उल्लेख बताइए। जबकि रामचंद्र शर्मा ने इसको प्राचीनतम सभा इसको बोला है। बता दो, विदत का उल्लेख 122 टाइम्स, 122 बार। राजत्व का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। यहाँ पे राजा भारी भरकम उपाधि धारण करने लगा था। अब ये देख लो, एक बार मैप देख लो, मैप से चीजें समझ में आ जाएगी, मैप से चीजें समझ में आ जाएगी। देखो मैंने क्या कहा, उत्तर भारत के राजा को आप क्या बोलते हैं? विराट। उत्तर भारत के राजा को विराट, दक्षिण भारत के राजा को भोज, पश्चिम भारत के राजा को सम्राट, पूर्वी भारत के राजा को सम्राट, मध्य भारत के राजा को राजा या एकराट, मध्य भारत के राजा को राजा या एकराट। 5 अलग अलग क्वेश्चन इस पे सिंगल बन सकते हैं, 5 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इस पे। विराट कहाँ का राजा, भोज कहाँ का राजा, सम्राट कहाँ का राजा, सम्राट कहाँ का राजा, एकराट कहाँ का राजा, 5 अलग अलग क्वेश्चन। फिर उसके बाद में उत्तर भारत का राज्य कौन सा था? वैराज्य। दक्षिण भारत का राज्य भोज्य, पश्चिम भारत का राज्य स्वराज, और पूर्वी भारत का राज्य साम्राज्य, ये भी याद रखना। और मध्य भारत का राजा राज्य। आप जब आंसर लिखेंगे राजनीतिक स्थिति में, तो मैप बना दे, ये डायग्राम, ये ऐसे चित्र कर देना है इसका ना, ये एरो के साथ में ना। उत्तर भारत के राजा को क्या बोला आपने? विराट, इसको भोज, इसको स्वराट, इसको सम्राट, इस राज्य को वैराज्य, इस राज्य को स्वराज, इस राज्य को भोज्य, इस राज्य को
मध्य भारत वाले को राज्य, जिसको साम्राज्य। अब बात आती है यज्ञ की। कौन सा यज्ञ? जो उत्तर भारत के राजा थे वो पुरुषमेध यज्ञ करते हैं। जो दक्षिण भारत के राजा थे वो यज्ञ के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जो पश्चिम भारत के राजा है वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और जो पूर्वी भारत के राजा है वो वाजपेयी यज्ञ करते हैं। मध्य भारत के राजा राजसूय यज्ञ करते हैं। अब इन यज्ञों के बारे में डिटेल जानकारी मैं आगे दूंगा, थोड़ी सी बता दूं यहाँ पे कि राजसूय यज्ञ और ये क्या यज्ञ है हमारे। तो मैंने अगर मैं आपको कहूँ कि राजसूय यज्ञ शतपथ ब्राह्मणों में मिलती है। राज्याभिषेक के समय ये 2 दिन चलता था। इसमें वरुण देवता की पूजा की जाती थी। तो ये यज्ञ कौन सा हमारा? तो ये यज्ञ हमारा हुआ राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ। इसके बाद में हमारा आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? इसमें राज्य का विस्तार करना होता है, और शतपथ ब्राह्मण में भरतों के 2 राजाओं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अश्वमेध यज्ञ को आपने रामायण में देखा होगा कि हमें अपने राज्य विस्तार के लिए भगवान राम ने भी अपने अश्वों को छोड़ा था, फिर लव और कुश के द्वारा उनको पकड़ लिया गया था, तो फिर उनके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो समझे आप अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद में आ जाता है वाजपेयी यज्ञ। तो मोटी सी बात समझ लो बस। अब यहाँ पे ये बातें मैंने आपको पढ़ा दी। तो अब ये बताओ फाइनली, क्या आज की क्लास समझ में आई आपको? सभी की समझ में आई? शाम को इसकी क्लास होगी नेक्स्ट 8 बजे, और इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? राजनीति हमने पढ़ ली, भौगोलिक क्षेत्र हमने इनका पढ़ लिया, शुरुआती जानकारी हमने इनकी ले ली। तो शाम की क्लास में हम इनकी सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे। शाम की क्लास में हम इनकी आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थितियों को हम शाम की क्लास के अंदर हम इनके पढ़ेंगे भाई। हो सकेगा तो धार्मिक स्थिति भी हो जाएगी कंप्लीट। और फिर 5 बजे जो क्लास होगी उसमें आपका चल ही रहा है, उसमें आप पढ़ेंगे शुंग कणव सातवान हो गया, उसमें आगे का टॉपिक आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आप हमारे साथ लगभग पिछले 15-20 दिन से आप जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को बोलिए जुड़िए। समय व्यतीत ना करिए अभी उधर कि कहाँ से क्लास ज्वाइन करें, क्या करें, किसकी करें, है ना। और अगर अच्छी नहीं लगी फिर मत बोलना, और 2 स्टूडेंट, है ना, समझे बात को। तो धन्यवाद आज आपका सुनने के लिए। मिलते हैं शाम को।